हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम लोग समझने वाले हैं चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, वो भी कम्प्लीटली ब्रीफ में। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हम आपको पढ़ाते जाएंगे, हम आपको कंटेंट डिलीवर करते जाएंगे। आप लोग प्यार बनाए रखिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है, हमारे पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो आइए चलिए बिना किसी देरी के आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कैसे एक कैपेसिटर चार्ज होता है और कैसे डिस्चार्ज होता है, इसमें क्या क्या लॉजिक्स होते हैं, कैसे कैसे हमारे इक्वेशंस बनते जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के लिए, ठीक है ना, इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। आइए समझते हैं। पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को समझने के लिए हमें और किन किन बातों को समझना होगा। तो चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को समझने के लिए हमें पहले तो समझना होगा कि हमारे पास एक सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके से हम लोग लेंगे, जहाँ पर एक सेल लगा है, ठीक, जिसका ईएमएफ कितना है ई। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर, यानी कि ये जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है बाई एक रेजिस्टेंस उसी के साथ सीरीज में लगा हुआ है। जब यहाँ से की को यानी कि स्विच को कैपेसिटर वाला ए के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये हमारा कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होने लगेगा। अब आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अब मान लेते हैं कि इसमें हमारा करंट कितना पास कर रहा है, कुछ ना कुछ तो करंट इसमें जा ही रहा होगा। तो मान लिया जाए बाबू कि इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा, आई जा रहा। यहाँ से हमको रिसीव कितना होगा, आई करंट होगा। तो अगर हम इस लूप में किरचॉफ रूल अप्लाई कर दें तो किरचॉफ रूल अप्लाई करने के बाद हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। तो जब हम किरचॉफ रूल बच्चा अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा वो समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल हमें ये मिलेगा कि जो सम ऑफ ईएमएफ है किसी भी लूप का, वो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आर के बराबर होगा, यानी सम ऑफ वोल्टेज के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, कहाँ पर, अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और लिखते हैं कि ईएमएफ हमारा कितना कनेक्टेड है, केवल एक ई। बहुत बढ़िया। और ये ईएमएफ किसके इक्वल है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आई आर, यानी कि आई आर प्लस। अब यहाँ का कैसे हम लिखें, तो यहाँ का जो वोल्टेज हम लिखेंगे कैपेसिटर का, तो हम सभी लोग जानते हैं कि कैपेसिटर में चार्ज बराबर क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी। तो वोल्टेज हमारा कितना हो जाएगा, Q बाई सी। तो हमने लिख दिया Q बाई सी। ठीक, अब एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पर जो बेटा Q है ये किसी टाइम t पर चार्ज Q है कैपेसिटर का। ठीक है, ये मैक्सिमम चार्ज नहीं है, किसी टाइम t पर कैपेसिटर का चार्ज कितना है, Q है, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहीं से फर्दर आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को सोल्व करते हुए चलते हैं। कोई दिक्कत आप लोगों को हम नहीं आने देंगे। हम सभी बच्चे लोग, आप सभी बच्चा, जो भी बच्चा हमें देख रहा है, सभी लोग एक बात जानते हैं कि जो करंट का फार्मूला होता है, करंट बराबर होता है बेटा डी क्यू बाई डी टी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है बिल्कुल भी, यहाँ पे किसी भी बालक को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इतना होता ही है। इसमें कोई भी इफ एंड बट वाली सीन नहीं है कि हाँ सर इतना नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि नहीं, इतना होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर इसी में हम ऐसा मान लेते हैं कि जब किसी टाइम पर हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, क्या मान ले बेटा, कि अगर हम मान लेते हैं कि किसी टाइम पर हमारा कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है, तो अगर वो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम, ये याद रखना कि ये होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम मान लेते हैं, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि लेट एट एनी टाइम, ठीक है, या एट एनी टाइम कैपेसिटर भी फुली चार्ज्ड। कैपेसिटर हमारा क्या हो गया, कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। ये ससुरा पूरा का पूरा चार्ज हो गया। तो मैक्सिमम चार्ज कितना हो गया, Q नॉट। कितना हो गया बच्चा, Q नॉट। अब देखना, अगर कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट का जो हमारा करंट है वो कितना हो जाएगा, सर्किट का करंट हमारा बच्चा जीरो हो जाएगा। सर्किट का करंट कितना हो जाएगा, जीरो। अब इन्हीं दो इन्फॉर्मेशन को हम अगर इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दें
इसमें इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ईएमएफ इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और कैपेसिटर चूंकि पूरी चार्ज हो गया है तो हम लिखेंगे क्यू नॉट बाई सी। ठीक, तो अब हमारा ई का वैल्यू कितना निकल के आया भाई, तो ई का वैल्यू निकल के आया क्यू नॉट बाई सी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वैल्यू को हम इसी इक्वेशन में अगर यूज कर लें तो अब हमारा इसी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, यस, अब हमारा ई के जगह आ गया बच्चा क्यू नॉट बाई सी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है ना, क्या आ गया, आई आर प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी। अब इनको जरा एक तरफ हम कर दें, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हमने लिख लिया कि क्यू नॉट डिवाइडेड बाई सी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब हमारा 1/c कॉमन मिल गया, बचा क्या, क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू आई इंटू आर। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि होता है हमारे पास कि करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। करंट बराबर क्या होता है बच्चा, डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि अचानक तो चार्ज होगा नहीं। जैसे जैसे करंट हमारा फ्लो होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे वैसे कैपेसिटर हमारा चार्ज होता जाएगा। तो फर्दर अब हम इस इक्वेशन में करंट की जगह क्या लिखेंगे बच्चा, तो अब फर्दर इसी इक्वेशन में अब हम लोग आ जाएंगे। हमने लिखा कि क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी, जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है ये इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आई की जगह हमने लिख दिया डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, और कैपेसिटर हमारा आर है। अब चार्ज को चार्ज की तरफ और टाइम को टाइम की तरफ लिख दें, है ना। तो अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर इधर ले जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको, ध्यान देना कि डी क्यू डिवाइडेड बाई डी क्यू के डिवीजन में क्या जाएगा, क्यू माइनस क्यू नॉट, क्यू नॉट माइनस क्यू इक्वल टू टाइम डी टी के तरफ हमारा क्या आ जाएगा, डी टी अगर इधर जाएगा तो आ जाएगा 1/CR इंटू डी टी। इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करेंगे बच्चा, फर्दर इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे, क्यू के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा तो क्यू में के सामने माइनस साइन है तो हमारे पास माइनस आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 1/CR तो कांस्टेंट है। टाइम को अगर डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ टाइम का कोई फंक्शन नहीं है तो हमारा टाइम आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा इंटीग्रल कांस्टेंट। ये के क्या है, के हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट है। ठीक है, अब हमारे पास एक इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन मिल गया इन केस ऑफ चार्जिंग। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब यहीं पर अगर हम एज्यूम कर लेते हैं एट t इज इक्वल टू 0, तो जब हमारा टाइम 0 रहा होगा तो सर्किट में चार्ज की वैल्यू भी कितनी रही होगी, यानी कैपेसिटर का जो चार्ज था वो 0 रहा होगा। ठीक, किसी टाइम t पर चार्ज हमारा q था, और किसी अनदर टाइम t डैश पर चार्ज मैक्सिमम हो गया q नॉट। क्लियर है ना। तो जब हमारा टाइम t 0 था तो चार्ज कितना था, 0 था। ये वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या बचेगा बच्चों, ये हमारा आ जाएगा लॉग क्यू नॉट इक्वल टू 1/CR मल्टीप्लाइड बाई टी टाइम 0। तो ये पूरा टर्म 0 यानी कि इक्वल टू आ गया के। तो जो इंटीग्रल कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हमको निकल आई कि माइनस लॉग क्यू नॉट। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इस वैल्यू को इसी इक्वेशन में यूज कर लें तो हमारा कैसा रिजल्ट रहेगा, नाउ अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में यूज करने जा रहे हैं तो मेरे पास हमारा रिजल्ट आ जाएगा माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाई CR माइनस लॉग क्यू नॉट। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी भी तरह की कोई समस्या आप लोगों को, बिल्कुल भी नहीं। चलो बहुत बढ़िया। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि भाई जब टाइम हमारा 0 था, चार्ज हमारा 0, चार्ज को हमने 0 कर दिया, ये हमारा इतना कुछ निकाल आया था। ये वैल्यू को जब लॉग को हम एक तरफ ले जाके लिखेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आओ देख लेते हैं। हमारे पास बन गया ये लॉग क्यू नॉट, हमारा इधर आएगा तो प्लस में आ गया। आपने कहा यस सर, तो हमारा आ गया लॉग क्यू नॉट माइनस लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू इज इक्वल टू टाइम डिवाइडेड बाई RCS। ठीक है, अब लॉग का प्रॉपर्टी होता है, लॉग के रूल होते हैं कि लॉग ए माइनस लॉग बी हो तो लॉग ए डिवाइडेड बाई बी लिखते हैं। मैंने कहा लिख दिया जाए भाई, इसको क्या दिक्कत है, और लिख देते हैं।
log क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्यू नॉट माइनस क्यू। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इधर क्या आ गया बच्चों, टी डिवाइडेड बाई आर सी। इसमें आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है? कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमको बता सकते हो। इसमें किसी भी तरह की कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब समझते हैं इस चीज़ को कि अब कैसे क्या लिखा जाए। अब ध्यान से देखना बेटा इसी में कि अगर इधर से लॉग हम हटाएं तो इधर क्या बन जाएगा, ये एक्सपोनेंट में चला जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा कि क्यू नॉट, है ना। या एक चीज़ और समझ लो कि अगर इनके वैल्यू को हम आपस में एक्सचेंज कर दें, यानी इसको हम लिख दें कि लॉग क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, ठीक है, बात समझना। अगर ऐसे लिख देते हैं हम तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाता है। क्या आ जाता है? माइनस साइन आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स के बेसिक रूल है। इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई? आपने कहा यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं कि हमारे सामने अब आ गया है बच्चों कि लॉग में इधर है क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, और इधर है हमारे पास माइनस में टी अपॉन आर सी। अब अगर इधर से लॉग को हम हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट में आ जाएगा लॉग, है ना। तो यानी आ गया क्यू नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। इसमें कोई दिक्कत? आपने कहा बिल्कुल नहीं सर, इतना हमारा आ जाएगा। अब अगर यहाँ से ध्यान से देखना है आपको, अब क्यू नॉट माइनस क्यू, इस क्यू नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, ठीक है ना, टी डिवाइडेड बाई आर सी। अब क्यू की वैल्यू अगर लिखना है तो हमारा क्या आ जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, क्यू को हम किधर ले जाएंगे, राइट साइड, और इसको किधर, लेफ्ट साइड। तो ये इधर जाके प्लस में हो गया, जो कि मैंने अभी भी इधर लिखा है। तो इधर आ जाएगा हमारा क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। आपने कहा बिल्कुल सर, क्या क्यू नॉट कॉमन मिल गया? आपने कहा हाँ। तो क्यू बराबर क्यू नॉट इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है। अब जैसा कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है हमारा, या डायमेंशन का कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर एक्सपो ई के पावर कुछ भी लिखा है, ई के पावर हमारा कुछ भी लिखा हो, तो ये पावर हमारा कैसा होता है, ये पावर की मैं बात कर रहा हूँ केवल। तो फिजिक्स का डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक्सपोनेंट है या टेन के टर्म में कोई लिखा है, लॉग के टर्म में लिखा है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी लॉग के साथ, है एक्सपोनेंट में जो भी वैल्यू होगा, ये डायमेंशन लेस होता है। ये क्या होता है बच्चों, डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ई के पावर में जो हमारे सामने लिखा है माइनस का टी अपॉन आर सी, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड, तो आर सी का भी यूनिट क्या होना चाहिए, सेकेंड। इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर आर सी को हम लोग क्या लिखते हैं, आर सी को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया ये बात आपको कि यहाँ पर आरसी क्या है, एक्चुअल में टाइम कांस्टेंट है, और इसका एसआई यूनिट सेकेंड है, और इसका डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हमारा टी के बराबर होगा। डायमेंशन कितना होगा, टी के बराबर। क्लियर है ना। तो आरसी को हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और ये चार्जिंग का हमारा मेन इक्वेशन है। यही हमारा इन केस ऑफ चार्जिंग मेन रिजल्ट है। समझ रहे हो। तो अब समझना कि ये एक टाइम कांस्टेंट है, टाउ बराबर आरसी, ठीक। कि अगर हम ऊपर वाले टाइम को भी अलग अलग पैटर्न में देखें, ध्यान देना, अब समझने वाली बात आगे लेके चलते हैं हम आपको। हमारा रिजल्ट चार्जिंग का ये आ गया, ये रिजल्ट ये बात प्रूफ करता है कि जो चार्जिंग हमारा हो रहा है वो डायरेक्टली नहीं हो रहा, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो रहा है। कैसे हो रहा है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। दिस इज द फाइनल रिजल्ट इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। अब देखो इसके लिए कि अगर हम टाइम की वैल्यू अलग अलग रखें, ठीक है ना, तो जैसे देखो, और यहाँ पर अब आ जाते हैं यहाँ पर ग्राफ पे, टाइम है, चार्ज है। अब अगर हमने ये टाइम है हमारे सामने और ये हमारा चार्ज है, अगर टाइम की वैल्यू को आर सी रख देते हैं कि सी आर के बराबर, तो हमारा इस इक्वेशन में सी आर करके कैंसिल होकर वन आ जाएगा -1। जब इसको सोल्व करेंगे बाबू, तो हमारा जो एग्जैक्टली चार्ज का वैल्यू निकल के आएगा क्यू नॉट के टर्म में, कितना निकल के आएगा, 0.632 इंटू क्यू नॉट। किस इक्वेशन से आएगा, इस हमारे मेन इक्वेशन से आएगा। कहाँ गए प्रभु, अरे क्लिक हो जा, ठीक है, इस इक्वेशन से आएगा।
Q इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी था। तो जैसे ही टी की जगह हम आर सी रखते हैं तो हमारा Q का वैल्यू क्यू नॉट के टर्म में निकल आता है। कितना? 0.632 इंटू क्यू नॉट। जब टाइम की वैल्यू 2 CR कर देते हैं, यानी 2 गुना कर देते हैं पहले से, तब हमारा रिजल्ट निकलता है कुछ इतना। यानी कि देखो CR जब रखा तो इतना हो गया, यानी मोर देन 50% हमारा कैपेसिटर चार्ज हो गया। ठीक, मोर देन 50% चार्ज हो गया। जब 2 गुना टाइम कर देते हैं तो थोड़ा सा और चार्ज हुआ, 3 गुना कर देते हैं टाइम को तो थोड़ा और चार्ज हुआ, 4 गुना कर देते हैं थोड़ा और चार्ज हुआ, लेकिन अभी भी 100% के करीब चार्ज नहीं हुआ। 5T कर दिया, यानी कि 5 गुना कर दिया टाइम को बढ़ाते बढ़ाते पहले टाइम के, तो अब जाके कहीं ना कहीं अप्रॉक्स 0.993 क्यू नॉट आ गया, यानी लगभग अभी भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन लगभग 100% चार्ज तक पहुंच गया। अब इसके लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम वर्सेज चार्ज का और वैल्यू रखते जाते हैं, ठीक, तो जब टाइम की वैल्यू हम CR रखते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा जो चार्ज है वो लगभग 63.2% तक हो जाता है। इसी वैल्यू को अगर परसेंटेज में हम लिखे बाबू, तो ये परसेंटेज में वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? 63.2% ऑफ मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट। यहाँ पर कितनी है? यानी 86.5% ऑफ क्यू नॉट। यहाँ पर कितनी है? 95.0% ऑफ क्यू नॉट। और यहाँ पर कितनी है? 98.2% ऑफ क्यू नॉट। और यहाँ पर आते आते कितना है? 99.3% ऑफ क्यू नॉट। लगभग अभी भी 100% नहीं है, देखो 0.7% की कमी रह गई है। तो इसलिए ये धीरे धीरे हमारा क्या होता है? चार्ज होता है। और जैसे ही हम टाइम की वैल्यू को, अब समझना यहीं पर, जब हम टाइम की वैल्यू को बेटा इनफाइनाइट करते हैं तब ये हमारा सीधा कितना हो जाता है? 100, यानी कि ऐसे समझ लो कितना जाता है? 1.00 इंटू क्यू नॉट। और इसको जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा 100% ऑफ क्यू नॉट। तब जाके वो चार्ज होता है। जब टाइम हमारी इनफाइनाइट होता है तब हमारा एक कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको चार्जिंग का कॉन्सेप्ट और चार्जिंग का जो रिजल्ट हमारा है यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या हमने किया? केवल किरचॉफ लॉ लगाया और कुछ कंडीशन अप्लाई किए और धीरे धीरे उसके चार्जिंग का कॉन्सेप्ट का रिजल्ट हमने निकाल लिया। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं इसी तरीके से हम लोग डिस्चार्जिंग के केस में। अब ये रहा हमारा हेडिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। देखो बेटा, कैपेसिटर को हमने चार्ज किससे किया था? बैटरी वाले की तरफ से जोड़ के स्विच को। अब जैसे ही इधर से स्विच को रिमूव करके बी की तरफ इधर कनेक्ट कर दिए, वैसे ही अब ये जो चार्ज था हमारा कैपेसिटर, इस पर जो भी हमारा चार्ज था, अब ये चार्ज क्या होगा? लीक करना शुरू करेगा थ्रू द रेजिस्टेंस। चार्ज किससे डिस्चार्ज होगा हमारा? तो ये जो कैपेसिटर का चार्ज था वो लीक करना शुरू करेगा, किसके अकॉर्डिंग? रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है ना। अब बात आई, तो अगर हम अब इस सर्किट में, किस सर्किट में, अगर हम अब इस वाले लूप में किरचॉफ रूल अप्लाई कर दे, इस वाले में हम क्या अप्लाई कर दें? किरचॉफ रूल, तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा? आओ देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ रूल, अब इसमें कोई भी ईएमएफ कनेक्टेड नहीं है, यानी कि जैसे ही हम सम ऑफ ईएमएफ इक्वल टू सम ऑफ आईआर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, वैसे ही ईएमएफ का साइड हमारा जीरो हो जाएगा और आईआर में हमारा क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा कि आईआर प्लस क्यू बाई सी, यानी कि वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस और वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर, दोनों के इनका वोल्टेज का सब ये आ गया। चलो बहुत बढ़िया है, बड़ी खुशी की बात है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब फर्दर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान आपको देना है। देखो बाबू, अब यहाँ से हमारा क्या निकल आया फिर? तो यहाँ से निकल आया कि आई आर इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी। अब चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि करंट का मतलब क्या है? करंट इज ऑल्सो इक्वल टू द डी क्यू बाई डी टी। ठीक, तो जब ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो हमारा आ गया बच्चों डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई सी। आपने कहा यस सर, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ जान के, इसमें किसी भी तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, नहीं हुई तो, है ना। अब अगर यहाँ चार्ज को चार्ज की तरफ और बाकी टाइम को एक तरफ कर दें तो हमारे यहाँ से
क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, वो ये निकल आएगा। ध्यान से देखना, हमारे पास था डी क्यू बाई डी टी इंटू आर, ठीक, इक्वल टू माइनस में क्यू डिवाइडेड बाई सी, इतना ही था। तो हमने लिखा कि डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ठीक, ये आर इधर आ जाएगा, डी टी इधर आ जाएगा, यानी कि माइनस का 1/CR इंटू डी टी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम इसको बच्चा इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या मिलेगा हमको, लॉग क्यू इज इक्वल टू, इधर हमको क्या मिलेगा, -1/CR इंटू टी प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इतने में आप लोगों को कोई समस्या आ रही है? इतने में बच्चों किसी भी बालक को किसी भी तरह की कोई भी समस्या, मतलब मैंने बोला आप लोगों को, किसी भी तरह की कोई भी समस्या आपको नहीं आनी चाहिए, ठीक। और अगर समस्या आ रही है तो आपको सोचना होगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो और क्या गलती कर रहे हो, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है आपको? अब समझो बेटा कि अगर हम टाइम को 0 मान ले, तो जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग की हम बात कर रहे हैं, हम चार्जिंग की बात अब नहीं कर रहे। तो अगर हम एट t इज इक्वल टू 0 की बात करें, तो एट t इज इक्वल टू 0, तो जो चार्ज कैपेसिटर का रहा होगा वो तो मैक्सिमम रहा होगा ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चार्ज किया जा चुका है, ठीक। तो अब हम ये चीज इस इक्वेशन में क्या करेंगे, इस इक्वेशन में मेरे प्यारे बच्चों सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जैसे ही इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट ऐसा कि log Q0 इज इक्वल टू -1/CR इंटू 0 प्लस के। यहाँ से हमको इंटीग्रल कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिली कि log Q0 इज इक्वल टू के, ये मिल गया। आपने कहा हाँ सर, ये वैल्यू हमको इंटीग्रल कांस्टेंट का मिल गया। अब ये वैल्यू आप क्या करेंगे, इसको उठा के फिर से इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो फर्दर हमें क्या रिजल्ट में मिला, आ जाओ इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। हम हैं तो क्या गम है, और वैसे भी मंजिलें इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं, बड़े कठिन परिश्रम करने पड़ते हैं कुछ खा पाने के लिए, है ना। तो ध्यान रखना बच्चा। तो अब हमने लिखा यहाँ से log Q इज इक्वल टू -1/CR इंटू टी, टी को हमने यहीं लिख दिया, प्लस log Q0। अब देखो इसको जब हम इस तरफ ले आएंगे हमारे प्यारे बच्चों, या इसको हम इस तरफ ले आएं, किसी ना किसी एक को तो एक तरफ स्विच करना पड़ेगा हमको ना, तो इस चीज़ को हम इधर ले आएं तो हमारा आ जाएगा log Q माइनस log Q0 इज इक्वल टू -T/CR। यहाँ से हमको log का फार्मूला लगाएंगे तो log Q डिवाइडेड बाई Q0 इज इक्वल टू माइनस का T/CR। यहाँ से Q डिवाइडेड बाई Q0 log इधर एक्सपोनेंट में चला जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंट बन जाएगा तो e⁻⁻T/RC। अब यहाँ से हमारा चार्ज का फार्मूला बना Q0 इंटू e⁻⁻T/RC। ये जो आपके सामने अब रिजल्ट निकला है, ये क्या रिजल्ट है, यही है डिस्चार्जिंग का रिजल्ट। ये चार्ज एट एनी टाइम का है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक। Q0 क्या है, Q0 हमारा मैक्सिमम चार्ज था, Q0 हमारा मैक्सिमम चार्ज था कैपेसिटर का, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, ठीक है, क्लियर है। ये क्या था, मैक्सिमम चार्ज था कैपेसिटर पे। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बना लीकेज का, यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर का, कि Q इज इक्वल टू Q0 e⁻⁻T/RC। अब इस इक्वेशन से भी हमको एक चीज पता चल रहा है कि जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ हो रहा था एक्सपोनेंशियली, उसी के पैटर्न पर कहीं ना कहीं हमारा चार्ज डिस्चार्ज भी कर रहा है, यानी कैपेसिटर का चार्ज लीक भी कर रहा है, डिस्चार्ज भी हो रहा है थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक। थोड़ा सा खाली एक चेंज देखने को मिल रहा कि वहां पर 1-e⁻⁻T/RC था इक्वेशन में इन केस ऑफ चार्जिंग, और इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग में हमारा ऐसा रिजल्ट नहीं आया, 1 का टर्म नहीं आया, ठीक है ना, केवल सिंपली आ गया। तो आ जाओ अब इसके इस पैटर्न पर। देखो बेटा कि जैसे ही हम टाइम की वैल्यू CR रखते हैं, टाइम की वैल्यू 2CR रखते हैं, टाइम की वैल्यू 3CR रखते हैं, टाइम की वैल्यू 4CR रखते हैं, टाइम की वैल्यू 5CR रखते हैं, ऐसे तो हम क्या देखते हैं कि जब टाइम की वैल्यू CR रखते हैं तो चार्ज सीधा डिक्रीज करके अपने मैक्सिमम वैल्यू से सीधा
CR टाइम पर 0.368 इंटू Q0 हो जाता है। यानी कि कह सकते हो, सीधा इसको परसेंटेज में लिखा जाए तो आप कह सकते हो कि इतना डिक्रीज हो जाता है कि केवल CR टाइम के दौरान ही वो अपना 36.8% बचता है Q0 का। ठीक, जब दोगुना कर देते हैं तो केवल 13.5% ऑफ Q0 बचता है, और जब 3CR कर देते हैं तो 0.0 केवल 5% बचता है, 13% भी नहीं। सीधा इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या जाएगा, केवल 5% बच जाता है, 5% ऑफ Q0। अब 4CR पर हमारा केवल 0 यानी कि एक तरीके से 1.8% ऑफ Q0 बच जाता है, और जब 5CR करते हैं तो केवल 0.7% बचता है Q0 का। और ऐसे ही जब टाइम की वैल्यू हम इनफाइनाइट कर देते हैं तब हमारा चार्ज जो था वो लीक करते करते, यानी कि जो चार्ज की वैल्यू सीधे लीक करते करते क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो इस वैल्यू के लिए हमने दो एक्सिस कंसीडर कर लिया, एक एलोंग वाई एक्सिस के एलोंग हमने चार्ज रखा और एक्स एक्सिस के एलोंग हमने टाइम रखा। हम देखते हैं कि जैसे ही टाइम की वैल्यू CR के बराबर आता है वैसे ही हमारा चार्ज सीधा सीधा घटते 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 0.378 या 368% हमारा बच जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी पैटर्न पर ये ग्राफ हमारा ऐसे बनता है धीरे धीरे, और ये वाली लाइन यहीं पर ये नहीं कि इंस्टेंटली ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहीं पर लाकर टच हो जाएगा, ना 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 ना, ये ऐसे ही मतलब टाइम ऐसे बढ़ता रह जाएगा और ये बेचारा ऐसे इसके क्लोज आता जाएगा, क्लोज आता जाएगा, क्लोज आता जाएगा, क्लोज आता जाएगा, चिपकेगा नहीं। चिपकेगा कहाँ, जब टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा वहीं पर जाके ये चिपक जाएगा। जिस पॉइंट पर टाइम इनफाइनाइट हुआ वहीं हमारा चार्ज सीधे सीधे डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि जो उसका मैक्सिमम चार्ज था वो पूरा लीक हो गया और हो गया 0। समझ में आया कि नहीं आया? तो आई होप हमने आपको बहुत अच्छे से ये पैटर्न समझाया है, ये चीज़ समझाया है। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और ये स्पेशली JEE और नीट एस्पिरेंट के लिए था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इस पर प्यार दिखाइए। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।